4 जुलाई साल 2025 की ये बात है। केरल प्रदेश का एक ज़िला लगता है मलप्पुरम और मलप्पुरम ज़िले का ही एक थाना लगता है बोंगारा। यहाँ करीब 55 साल का एक व्यक्ति आता है और थानेदार के पास जाकर पहुँचता है और थानेदार से जाकर कहता है कि साहब मुझे नींद नहीं आती, 40 साल हो गए, जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मुझे परेशानी होने लगती है। थानेदार ये बात सुनता है, उसे थोड़ा सा अजीब लगता है। थानेदार कहता है कि तुम मानसिक रूप से बीमार तो नहीं हो, पागल तो नहीं हो गए हो, किस तरह की बात कर रहे हो कि अगर कोई किसी को नींद नहीं आएगी तो इसमें पुलिस स्टेशन या थानेदार क्या करेगा। जब थानेदार को इस बात पर गुस्सा आता है तो उसे डांटता है और डांटने के बाद उसे कहता है कि जाओ किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाने के बाद वहाँ से दवा लेना। वो कहता है कि साहब मैं तो बस आपके पास ही आया हूँ, आप मुझे गिरफ्तार कर दो और गिरफ्तार करने के बाद मुझे जेल भेज दो। थानेदार को लगता है कि शायद ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। उस व्यक्ति को वो बिठाता है, बिठाने के बाद उसके लिए चाय पिलवाता है, पानी पिलवाता है और तसल्ली से उसे थोड़ी तसल्ली देता है और उसे कहता है कि ठीक है अब चले जाओ। वो व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे 40 साल से नींद नहीं आ रही है, जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूं तो एक डरावना चेहरा है, आंखें खुली हुई हैं, वो मेरे उसमें आंखों के सामने तैरने लगता है और मैं उठकर बैठा हो जाता हूं। हर रोज की ये कहानी है, समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। थानेदार को लगता है कि शायद ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे पहले समझाने की कोशिश की गई थी लेकिन उसके बाद भी राहत नहीं मिल पा रही थी। थानेदार ने फिर से उससे पूछा कि आखिरकार तुम्हें ये व्यक्ति क्यों दिखाई देता है, क्या बात है क्या नहीं। थानेदार ने पूरी बात सुनी। पूरी बात सुनने के बाद उस व्यक्ति को फिर गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद लगभग 11 महीने के बाद उसको जमानत मिल जाती है। जमानत पर जब छूटता है तो आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें नींद आती है कि नहीं आती है। वो व्यक्ति कहता है कि साहब मुझे अब बहुत अच्छे से नींद आती है, अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर लोगों की जेल का नाम सुनने के बाद नींद उड़ जाती है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा होता है कि जेल जाने के बाद इसको नींद आती है। यही कहानी है जो सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया या अन्य मीडिया पर वायरल होनी शुरू हो जाती है। लोग इस कहानी के बारे में जानने में जुट जाते हैं। क्या है इस कहानी के पीछे की असली कहानी कि उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ा और जेल के बाद उसको नींद आने लगती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। केरल प्रदेश का एक ज़िला है कोझिकोड और कोझिकोड ज़िले का ही एक थाना लगता है तिरुवनवाड़ी और तिरुवनवाड़ी का ही एक गांव लगता है जिसका नाम है कुदारंजी। कुदारंजी में एक ज़मींदार होता है और उस ज़मींदार के यहाँ खेत किसानी या ऐसे कुछ काम होता था। वहाँ एक लड़का जो 20 साल का है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की उम्र है और नाम उसका होता है मोहन। ये मोहन है और साथ ही एक ही और लड़का है इस जगह पर काम करता है जिसकी उम्र 14 साल है और उसका नाम है एंटनी। एंटनी और मोहन इस जमींदार के यहाँ काम करते हैं और ये साल था साल 1986। जब भी मोहन को मौका मिलता था वो छोटे वाले उस लड़के के साथ गलत काम करने की कोशिश करता था। इतनी कोशिश करता था कि उसे बुरी नीयत से कभी भी दबोच लिया, उसके साथ गंदी हरकत करना शुरू कर दिया और एंटनी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एंटनी रोता था और डरता था। ये डरता था कि मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मुझसे बदतमीजी हर हाल में करेगा। डर इस बात का भी था कि अगर उसने मालिक से शिकायत की, उसके जो नारियल के बाग हैं, तो उसे वहाँ से काम से छूट जाएगा और काम छूटेगा तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इसलिए वो रोज़ रोज़ की इस दिक्कतों से परेशान रहने लगता है। एक बार ये नवंबर का आखिरी सप्ताह चल रहा था, साल 1986 की ये बात है। अब ये मोहन जो होता है उस छोटे वाले लड़के को जिसकी उम्र 14 साल के आसपास होती है उसे लेकर यहाँ से एक जगह पहुँच जाता है जो मिशन हॉस्पिटल होता है। मिशन हॉस्पिटल के पीछे वाले एरिया में पहुँच जाता है। वो एक सुनसान इलाका है, वहीं पास में एक छोटी सी नदी बह रही है। उस नदी के पास में ले जाने के बाद उसने उसके साथ गंदी हरकत करना शुरू कर दिया। अब यहाँ एंटनी डर जाता है और जब डर जाता है तो उसका वो विरोध कर रहा था, लेकिन जो मोहन होता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। इसी बीच में न जाने कहाँ से उसके अंदर, छोटे वाले बच्चे के अंदर ताकत आ जाती है और ताकत आने के बाद वो उसको धक्का देने लगता है और भाग कर वो नदी के किनारे पहुँच जाता है। और जैसे उस नदी के किनारे पहुँचता है तो मोहन भी उसके पास में आ जाता है, लेकिन मौका पाते ही उसने उसको इतनी ज़ोर से धक्का दिया छोटे वाले लड़के ने, बड़े वाले को, वो नदी में गिर जाता है। और जैसे नदी में गिर जाता है तो वो नदी से निकलने की जब कोशिश कर रहा था तो वो उसे नदी से निकलने ही नहीं देता है, यानी कि उसे बार बार उसको पानी के अंदर ही रहने देता है। और इस बात को काफ़ी देर तक वक्त बीत रहा था और वो जो बड़ा लड़का है 20 साल की जिसकी उम्र है वो पानी में ही रहता है और पानी में रहने की वजह से उसका दम घुटने लगता है, यानी कि उसे सांस नहीं आती और वो डूबने लगता है। जब तक वो डूब नहीं जाता, जब तक पूरी तरह से मर नहीं जाता, तब तक वो लड़का वहाँ से हटता नहीं है। एंटनी वहाँ से चुपचाप जाता है और अपने काम करना शुरू कर देता है। 3 दिन हो जाते हैं। 3 दिन के बाद वो फिर दोबारा से जाता है। जब वहाँ मौके पर पहुँचता है उसने जाकर देखा कि आखिरकार मोहन कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या वो वहीं है या नदी के साथ वो बह के चला गया है। तो जब उसने उस स्थिति को देखा तो देखकर वो खुद ताज्जुब में था। वहाँ जो इसकी मोहन की लाश थी वो लाश उस वहीं पर तैर रही थी और जैसे उसने तैरती हुई लाश को देखा तो लाश वो ऊपर थी किनारे पर एकदम,
आंखें खुली हुई हैं और चेहरा सड़ चुका था, यानी कि 3 दिन के बाद वो बॉडी सड़ चुकी थी। तो उससे चेहरा जो था वो उस एंटनी के दिमाग में एकदम बस जाता है, और जैसे ही एंटनी के दिमाग में बसता है तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। फिर वो अपने मालिक के पास नहीं जाता, बल्कि यहाँ से भाग जाता है और भाग के सीधा पहुँच जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु का कभी किसी ज़िले में रहता है, कभी किसी ज़िले में रहता है, तो कभी तमिलनाडु छोड़ने के बाद वो केरल में पहुँच जाता है। अब वो ऐसे ही इधर उधर धक्के खा रहा था, भटक रहा था, और वो काम ढूंढ रहा था। जहाँ जहाँ उसे काम मिलता था, जहाँ रोटी मिलती थी, वो रोटी खा लिया करता था। इसी बीच में जब लोग उससे पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने डर के मारे अपना असली नाम नहीं बताया। एंटनी इसने कभी नहीं बताया। फिर उसने अपना नाम रख लिया था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, जो भी कोई पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या है, मोहम्मद अली उसकी पिछले जीवन के बारे में पूछता था, तो ना तो अपने कभी गांव का नाम बताता था और ना ही अपने किए हुए उस कृत्य के बारे में बताया करता था। इसलिए लोगों ने उसे अपना लिया, और अपनाने के बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि वो लोगों के प्रति ईमानदारी से काम कर रहा था, जहाँ जहाँ भी वो नारियल के बागों में काम करता था, पूरी शिद्दत पूरी ईमानदारी से काम करता था। मोहम्मद अली नाम रखने की वजह से उस पर लोगों को दया आ जाती है, और दया आने के बाद उसकी वो शादी करा देते हैं। और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसको धीरे धीरे करके 4 बच्चे पैदा होते हैं, यानी कि उसकी पत्नी के 4 बच्चे हो जाते हैं। 3 बेटे होते हैं और 1 बेटी पैदा हो जाती है। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, जब उसका बड़ा बेटा 9 साल का होता है, अचानक ही वो बीमार होता है, और बीमार होने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब जब वो घर में रहता था, जब जब वो सोने की कोशिश करता था, तो मोहन की आंखें जो खुली हुई उसने नदी के किनारे वो देखी थी, वो आंखें हमेशा उसे देखती रहती थी, हमेशा परेशान करती रहती थी, और वो उस बात से डरता भी था, सहम भी जाया करता था। लेकिन जिस दिन उसका बेटा खत्म होता है, बेटे खत्म होने के बाद जब उसको दफना कर आते हैं, जब दफनाने के बाद जब घर वापस आते हैं, तो रात को सोते हुए पर उसे एक सपना दिखाई देता है। और सपने में वही आंखें, अभी तक तो सिर्फ देखती थीं, लेकिन अब वो आंखें बात भी करने लगती हैं। वो चेहरा बात भी कर रहा था, और बात करने के बाद कह रहा था कि मैंने अपना बदला ले लिया है, मैंने तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी है। जब इस तरह की बात आती है तो मोहम्मद अली इतना ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है कि अब वो करे तो क्या करे। वो आंखें कहती हैं, वो चेहरा कहता है कि मैंने तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हारी औलाद को दी है, देखना अभी तुम्हारे बाकी बच्चों को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी पत्नी को भी नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की बातें थीं जो उसको अक्सर सपने में दिखाई देती थीं। यहाँ जो मोहम्मद अली होता है वो इतना घबराने लगता है, करे तो क्या करे। जो बच्चे हैं अभी छोटे हैं, अगर वो जेल चला जाता है या अपने जुर्म को कबूल कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों को कौन पालेगा, उसकी पत्नी का क्या होगा। तो वो सोचकर वो चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, और वक्त का पहिया आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था, और एक दिन ऐसा होता है जब उसका दूसरे नंबर का बेटा होता है, उसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, उसको गंभीर चोटें लग जाती हैं। तब वो और भी डरने लगता है, और जो उसकी सपने में जो भी आता था, जो आंखें आती थीं, चेहरा आता था, वो बोलकर बातचीत भी करता था, और अजीब तरह के जैसे डरावनी हंसी होती है वो इस तरह से हंसा भी करता था। यहाँ ऐसी स्थिति में उसने डॉक्टर से पूछा कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो डॉक्टर ने बताया कि इसके चोट लगी होगी, उसी वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन बेटा ठीक हो जाता है, और तभी उसने अपने मन में ये कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो थाने जाएगा, थाने जाने के बाद अपना जुर्म कबूल करेगा। लेकिन उसे ये बात तय करने में, ये बात पूरा करने में 40 साल का वक्त लग जाता है। 40 साल हो जाते हैं, और तारीख आती है 4 जुलाई साल 2025। वो थाने पहुंच जाता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन। नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाने के बाद बताता है कि साहब, मुझसे इस तरह की गलती हुई थी, और मैंने एक मर्डर कर दिया था, और मैं अपने मर्डर को स्वीकार करता हूँ और कबूल करता हूँ, और मुझे आप गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दो। पुलिस को शुरुआत में लग रहा था कि ये बेकार की बातें कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं रही होगी। साल 1986 का, यानी कि 40 साल पुराना रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो क्या करें। हालांकि पुलिस ने इस मामले को शुरुआत में इतना गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उस व्यक्ति को हिरासत में ज़रूर ले लिया था, और हिरासत में लेने के बाद 40 साल पुराना रिकॉर्ड देखना जब शुरू किया, तो वो तारीख मिल जाती है 5 दिसंबर साल 1986। और 1986 को एक अखबार मिल जाता है। जब पुलिस ढूंढती है, कोशिश करती है, तो अखबार के माध्यम से ये पता चल जाता है कि उस व्यक्ति ने एक वाकई सचमुच एक मर्डर किया था। और मर्डर जो बात आती है, दरअसल FIR नंबर 116/1986, ये मिशन हॉस्पिटल के पीछे एक 20 साल के लड़के की कुंदारजी में एक लाश मिली थी। लेकिन लाश मिली थी, उस पर लाश पर किसी ने क्लेम नहीं किया था। कोई FIR दर्ज पुलिस ने, या पुलिस के अलावा किसी और ने कराई नहीं थी। वो FIR दर्ज पुलिस ने कराई थी, केस पुलिस का था, और पुलिस ने इस मामले को एक हादसा माना था कि शायद ये लड़का जो 20 साल का है वो गिर गया होगा, गिरने की वजह से इसकी मौत हुई होगी। तो अब ये 40 साल के बाद जैसे मामला पहुंचता है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद जो व्यक्ति खुद अपने जुर्म को कबूल करता है, वो कहता है कि साहब, जब तक आप मुझे सलाखों के पीछे नहीं भेजेंगे, जब तक आप मुझे जेल नहीं भेजेंगे, तब तक मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ होता है तो ऐसा लगेगा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और सजा मेरे बच्चे भुगत रहे हैं।
पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेजा, और जेल भेजने के बाद फिर मामला ये कोर्ट में जाता है। उसके बाद फिर उसकी जमानत के लिए याचिका दी जाती है और जमानत उसकी स्वीकार कर ली जाती है। जमानत से छूटकर जब वापस आता है तो वो बड़ा रिलीफ महसूस कर रहा था, तसल्ली महसूस कर रहा था, और फिर वो आराम से सोने लगता है। और यही बात जब अखबारों के माध्यम से दूर दूर तक फैलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति ने, जिसका नाम पहले एंटनी था, फिर उसने अपना धर्म बदल दिया, यानी कि ईसाई से सीधा मुस्लिम बन जाता है और मुस्लिम बन के शादी कर लेता है। 3-4 बच्चों के साथ वो रह रहा था, उसमें एक बेटे की उसकी मौत हो जाती है। इतना लंबा वक्त गुजरने के बाद आखिरकार उसने अपने जुर्म को कबूल करते हुए फिर वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का ये कहना है कि मामला, क्योंकि जब ये 14 साल का था तो उस वक्त ये किशोर था, नाबालिग था, इसलिए इस मामले की जो हो सकता है जांच पड़ताल होगी वो जुवेनाइल कोर्ट के माध्यम से ही होगी। इसलिए अभी मामला विचाराधीन है, चल रहा है, लेकिन उसको फिलहाल जमानत मिल गई है और वो जमानत मिलने के बाद एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लोग उसकी ईमानदारी की दाद दे रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि वाकई बहुत ईमानदार व्यक्ति है जिसने शायद इतना बड़ा कदम उठाया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते अजय कुमार हैं जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभय पांडे हैं, इनकी आज शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें प्रतीक शर्मा हैं, ताजुद्दीन, शाहरुख हैं, आयशा जुवेरिया, विक्की पंडित हैं, प्रशांत चौधरी, सलीम मलिक, अविनाश कश्यप, राम प्रकाश यादव, सोहन रावत, नीरज राजपूत, ललित कुमार, निज़ाम खान, राजेश बघेल, मोहम्मद अशरफ अली, अभिषेक तिवारी, गीता निषाद, राधा सिंह, सद्दाम खान, संजय पटेल। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।